जब से बीजेपी के पाले में आरएलडी चली गई, तब से लगता है कि आरएलडी की जो संघर्ष वाली धार थी वो कुंद पड़ गई। लोकदल हमारा जैसा था चौधरी अजीत सिंह के ज़माने में, जहाँ भी अन्याय होता था खड़े हो जाते थे, चाहे पार्टी रहे या टूट जाए। वैसा भाव और स्वरूप नहीं देखने को मिल रहा है। आज लगता ही नहीं है कि देश में कोई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार काम बनी है, चल रही है। एक कंपनी जैसा शासन चलाया जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के मेरा मन आहत था, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी जमात से अपने को अलग कर लेना चाहिए। पार्टी अगर फिर से बुलाए जाएंगे आप? नहीं, आज की स्थितियाँ बदली हुई हैं, वो पार्टी नहीं रह गई। जयंत चौधरी जी सत्ता के साथ हैं और सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन ज्वलंत मुद्दों पर बोल नहीं रहे। कभी जिनके बारे में भ्रष्टाचार की किताबें बांटते थे लोग, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज वो बीजेपी नहीं रह गई, आज कुछ लोगों की एक कंपनी बनकर के काम कर रही है। जयंत चौधरी जी को कार्यकर्ताओं का जो छोटे छोटे भी काम आते हैं, समस्याएं आती है, उसका समाधान करना चाहिए। और केवल सत्ता में बने रहने का अगर उतने तक सीमित रहना है तो सत्ता कितने दिन की? आज एनडीए की सरकार है, कल हो सकता है कि न रहे। यूपी विधानसभा चुनाव में 4-5 महीने का वक्त बचा है। बहुत सारे नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे, बहुत सारे बिगड़ेंगे, लेकिन इन चुनाव से ठीक पहले आरएलडी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने आज इस्तीफा दे दिया है। कई बातें उन्होंने अपने पत्र में कही। हमारे साथ रामाशीष राय जी हैं, उनसे बात करेंगे। रामाशीष राय जी, ये जिस तरीके से आपने इस्तीफा दिया है, आपने एक लेटर लिखा है जयंत चौधरी को और उसमें बहुत सारी बातें लिखी। आखिर आपके इस्तीफा देने की क्या वजह है? देखिए, 2-3 कारणों से मैं इस्तीफा आज दे दिया। एक तो पहला कारण है कि जिस तरह से जंतर मंतर पर जो हुआ छात्रों के साथ, बच्चों के साथ, और बहुत ही कहा जाए कि अत्याचार हुआ, ज़बरदस्त लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों के साथ जिस तरह से अश्लील हरकत की गई, उस पर पश्चिम के भी आरएलडी के नेता हमसे कहते थे कि आप अध्यक्ष जी से कहिए कि कुछ बोलें इस पर। अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी इस पर कुछ बोलें। बिजनौर से भी मुझे कई फ़ोन आए कि अध्यक्ष जी को बोलना चाहिए, आपने तो बोला है। लेकिन मैंने पार्टी के नेताओं से कहा, उल्टे हम ही को कहा गया कि आप मत लिखा करिए, आप आंदोलन के बारे में क्यों लिखते हैं। ये सारी चीज़ें रही। मैं थोड़ा, मुझे आहत हुआ मेरा। दूसरी बात है कि आरएलडी का जो कई बार हमने कहा कि आरएलडी को उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से अपनी जड़ जमाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा है और लखनऊ को केंद्र बना करके यहाँ जब तक लखनऊ में नहीं रहा जाएगा, 2-4-10 दिन का समय नहीं दिया जाएगा, तब तक पार्टी पूरे प्रदेश में नहीं खड़ी हो पाएगी। लेकिन नहीं सुना गया। तीसरी बात जो थी कि आज जिस तरीके से लोकतंत्र को संचालित किया जा रहा है, उसको लेकर के हमारे जैसे लोगों के मन में और एक गहरा आघात पहुंच रहा है, क्योंकि हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए कार्यकर्ता हैं। हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़े हैं, संवैधानिक संस्थाओं के क्षरण को रोकने के लिए लड़े हैं, नौजवानों के रोजगार के लिए लड़े हैं, महंगाई भ्रष्टाचार पर लड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मुझे जानकारी है, जिस तरह से भ्रष्टाचार प्रलयकारी रूप ले लिया है इस उत्तर प्रदेश में आप तो सहयोगी हैं उस सरकार में। हमने सहयोगी होते हुए भी कई बार सवाल उठाया था कानून व्यवस्था का। जिस तरह से अभी सड़कों की हालत है, नेशनल हाईवे बन रहा है और 10 दिन 15 दिन में टूट जा रहा है, पुल गिर जा रहे हैं। यानी तो आपके तो पुराने साथी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आपके तो पुराने साथी हैं, आप उन पे सवाल उठा रहे हैं। हमारा ये सवाल तो सब पर है, उठेगा ही सवाल, पूरी सरकार पर उठेगा। तो इन सारे मुद्दों को जो सामने है उससे मन आहत था। और कभी हम लोगों ने पद की राजनीति नहीं किया, इसीलिए मैं
बचपन से ही भाजपा में रहा, 45 साल तक भाजपा में अपना पूरा जीवन लगाया। खून पसीना से हम लोग पार्टी सींचे थे। कल्याण सिंह के साथ यहाँ कंधे से कंधा मिल करके पार्टी को खड़ा किए थे। उस समय मैं प्रदेश का महामंत्री थी, कल्याण सिंह जी अध्यक्ष थे, कलराज मिश्रा महामंत्री संगठन थे। सब लोग मिल के गाँव-गाँव पार्टी खड़ा किए थे। लेकिन आज पार्टी कंपनी का रूप ले लिया। तो इसलिए आज लगता ही नहीं है कि देश में कोई चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार काम बनी है, चल रही है। एक कंपनी जैसा शासन चलाया जा रहा है और लोकतंत्र को एक तरह से रौंदा जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का अस्तित्व खतरे में है। इन सब चीज़ों को लेकर के मेरा मन आहत था और इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी जमात से अपने को अलग कर लेना चाहिए। और आज की जो परिस्थितियां हैं, लगता है पूरा लोकतंत्र कारपोरेट के शिकंजे में है। सर, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आरएलडी ने जो है कोई, जब छात्रों के साथ ऐसा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो कैसे आवाज़ उठा लेते? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, और जयंत चौधरी भी शिक्षा मंत्रालय ही देख रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। आप जो बात आज कह रहे हैं उससे तो सवाल जयंत चौधरी पर भी उठ रहा है कि क्या उन्हें भी आप इस्तीफा उनसे भी मांगेंगे? अगर शिक्षा मंत्रालय में गड़बड़ी हुई है तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ आपके हिसाब से तो लग रहा है कि जयंत चौधरी भी जिम्मेदार है। जो भी है, मैंने तो उस समय भी लिखा था कि किसी न किसी को, जो ये इतना बड़ा पेपर लीक हो रहा है, जवाबदेही और जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने फेसबुक पर भी उस समय लिखा था और मैं खुद जंतर मंतर पर भी गया था। मैं छात्रों के बीच में भी गया था 19 तारीख को। तो मैं तो इस बात का समर्थक हूँ कि चाहे कोई हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी नेता हो, जिम्मेदारी और जवाबदेही सब पर डाली जानी चाहिए और लेनी चाहिए। केवल एक आदमी के इस्तीफे से नहीं, आपकी बात से अब ये नई बात आ गई। नहीं, जो भी जिम्मेदार हो, वैसे जो बड़े मंत्री थे उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब सवाल ये है कि उन छात्रों पर जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया गया, वो छात्रों की जो मांग है वो जायज़ मांग है और इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी होनी चाहिए किसी पर। मुझे याद है आपने 2023 के आसपास आरएलडी ज्वाइन की, उससे पहले आप दूसरे दल में थे, लेकिन तब की आरएलडी और आज 3 साल बाद, तब गठबंधन भी अगर हम कहें कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका 22 में चल रहा था, क्योंकि 24 में आरएलडी बीजेपी के साथ आई। बीजेपी के साथ आने के बाद आपको लग रहा है कि आरएलडी में, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष में बहुत सारे बदलाव आ गए? ठीक बात है। जब हम आरएलडी में आए थे तो उस समय चौधरी अजीत सिंह का निधन हुआ था और उसके पहले पूरा लोकदल का संचालन चौधरी अजीत सिंह जी कर रहे थे। वो बड़े संघर्षशील थे, युझारू थे और काफ़ी प्रदेशव्यापी दौरा भी करते थे। लेकिन जब से बीजेपी के पाले में आरएलडी चली गई, तब से लगता है कि आरएलडी की जो संघर्ष वाली धार थी वो कुंद पड़ गई है और इसलिए आरएलडी से जैसे जो उम्मीद थी लोगों की, वो पूरा नहीं हो पा रही है। आरएलडी की बात करें तो आंदोलन के लिए, किसानों की बात हो, छात्रों की बात हो, उनके आंदोलन के लिए जानी जाती है। पर आप कह रहे हैं कि जब से बीजेपी के साथ आई है और फिर मंत्री बन गए हैं जयंत चौधरी, उसके बाद आराम तल भी ज़्यादा है। कोई इस तरह की चीज़ें पार्टी भूल गई है क्या? नहीं, वो सत्ता बड़ा लुभावनी होती है और सत्ता में जाने पर आदमी जो है, पीछे की ज़मीन उसकी छूट जाती है। तो सत्ता के कारण हो, मंत्रिमंडल में जाने का कारण हो, या फिर पुनः सत्ता में बने रहने का है, तो प्राथमिकताएं बदल जाती है। तो आज प्राथमिकताएं बदल गई हैं। मन में लोभ आ जाता है, कुर्सी का, सत्ता का। बिल्कुल बिल्कुल होता है। आपको लग रहा है कि जयंत चौधरी में भी ऐसा लोभ आ गया है? नहीं, जयंत चौधरी जी सत्ता के साथ हैं और सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन ज्वलंत मुद्दों पर बोल नहीं रहे हैं। तो इससे पार्टी को क्या 27 के चुनाव में नुकसान नहीं होगा? नहीं, अब तो मैंने पार्टी छोड़ दिया है, तो अब पार्टी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन जयंत चौधरी के समर्थक और जो उनके किसान और जवान हैं, वो चाहते हैं कि हमारा नेता खुल करके हमारी मुसीबत में खड़ा रहे, हमारी समस्याओं पर बोले और बोलना भी चाहिए। जयंत चौधरी को लेकर पश्चिम में नाराज़गी आपको नज़र आती है? कार्यकर्ताओं में जगह जगह थोड़ी बहुत नाराज़गी तो दिखती है। लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं कि जिस तरह से हमें लोकदल हमारा जैसा था चौधरी अजीत सिंह के ज़माने में, जहाँ भी अन्याय होता था खड़े हो जाते थे,
जो भी सम्मान के विपरीत बात होती थी लड़ जाते थे, चाहे पार्टी रहे या टूट जाए। वैसा भाव और स्वरूप नहीं दिखने को मिल रहा है, वैसा आपको भाव नज़र नहीं आता। नहीं आ रहा है। सर मेरा ये सवाल है, अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आपने खुद कहा 45 साल बीजेपी में रहे, आप एक ऐसे फायर ब्रांड नेता के तौर पर बीजेपी में जाने जाते थे, युवा मोर्चा के आप अध्यक्ष रहे, एमएलसी रहे, क्या बीजेपी में फिर घर वापसी आपकी हो सकती है, या आपको लेके एक चर्चा है कि आप कांग्रेस में जा सकते हैं? देखिए, बीजेपी 2000 के बाद 2004-05 के बाद बीजेपी का वो स्वरूप नहीं रह गया, और 14 के बाद तो बीजेपी का बिल्कुल ही अस्तित्व जो है केवल कागजी बन के रह गया है। जो कलेक्टिव लीडरशिप थी, जो चाल चरित्र चेहरा था, वो सब कुछ गौण हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी में कम्युनिस्ट, कांग्रेस, सपा, सोशलिस्ट, कितने दल हैं, जितने दल हैं हिंदुस्तान में, तृणमूल, वही कह रहे, जितने भी दल हैं, वो नक्सलवादी हो चाहे मार्क्सवादी हो, सबके हाथ में झंडा थमा दिया है, सबको मंत्री बना दिया है। कभी जिनके बारे में भ्रष्टाचार की किताबें बांटते थे लोग, ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो आज वो बीजेपी नहीं रह गई है, आज कुछ लोगों की एक कंपनी बनकर के काम कर रही है। तो आपका सर अगला स्टेप क्या होगा? कांग्रेस में फिर चर्चा है कि आप जा सकते हैं। जो हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो एक तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की छवि थी, दूसरी अटल बिहारी वाजपेयी की छवि थी, और लगता था कि एक ऐसा दल है भारतीय जनता पार्टी जो देश में एक नया रिफॉर्म करेगी राजनीति में। वो हुआ नहीं। वो उन लोगों के जाने के बाद विपरीत दिशा में सब काम होने लगा। आज देश को ज़रूरत है नए राजनीतिक रिफॉर्म की, जिसमें पढ़े लिखे लोग, सामाजिक एक्टिविस्ट, समाज के लोग, सामान्य वर्ग के लोग राजनीति में आएँ, विधानसभा लोकसभा में जाएं। वैसा अवसर पैदा करना चाहिए देश में, और उसके लिए पूरे देश में एक नए तंत्र को खड़ा करना चाहिए, नया संगठन खड़ा करना चाहिए, और उसके साथ लोगों को जोड़ना चाहिए। आप भी नया संगठन खड़ा करेंगे? बिल्कुल, अगर लोगों की सहमति बनी तो एक नया संगठन खड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी भी यही सब बात कर रही है। वो नौजवान हैं, लड़के और लड़कों को जिस तरह से परीक्षाएं में पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवानों में उससे आक्रोश है, और काफ़ी लंबे समय से दो चीज़ों से लेकर के नौजवानों में आक्रोश है। एक तो लाखों पद खाली हैं, उस पर भर्ती नहीं हो रही है। दूसरा, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसका पेपर लीक करके बेच दिया जा रहा है। जो नौजवान गांव का गरीब तैयारी करता है वो उससे वंचित हो जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के नौजवानों में रोष है, आक्रोश है, जिसका प्रगटीकरण काकरोच पार्टी के रूप में हो रहा है, चाहे जंतर मंतर पर हो रहा है। हर तरह के बेरोज़गार, केवल जो उसके छात्र हैं नीट के वही नहीं, बल्कि हर तरह के बेरोज़गार उस आंदोलन से जुड़े थे। सर अभी मैं जब आया तो आप ये कह रहे थे कि अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल, उसमें बहुत सारे आपके साथी हैं जो युवा मोर्चा में आपके सहयोगी रहे या अलग अलग पदों में उन्होंने काम किया। उस समय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस समय में युवा मोर्चा में आप कह रहे थे कि साथ रहे। जी, हमारे साथ जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे कोऑर्डिनेटर थे। जब जनता युवा मोर्चा का जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मैं कलकत्ता से कटक तक की पदयात्रा किया, नागालैंड से मैं द्वारका से नागालैंड तक पदयात्रा किया था। उसमें मोदी जी हमारे साथ मेघालय में गए, वो प्रेस वार्ता को भी संबोधित किए थे वहाँ। तो पूरे देश भर में हम लोगों ने काम किया था, बहुत बड़ा काम हुआ। पहली बार भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा ने जो काम किया मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में, वो कभी नहीं हुआ था। अटल संदेश यात्रा, सीमा सुरक्षा जागरण यात्रा, कलकत्ता से कटक तक की पदयात्रा, बहुत बड़ा काम हम लोगों ने देश में कहा। यही मेरे लिए ख़तरनाक हो गया। पार्टी के नेता ही हमसे चिढ़ने लगे कि ये बहुत तेज़ी से तेज़ चल रहा है। तो हटने के बाद मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई गई। मुझे कहा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष हटने के बाद कि आप यूपी के महामंत्री बनेंगे। मुझे यहाँ कार्यकारिणी में भी नहीं रखा गया। किसने कहा कि आप बनेंगे? मुझे वेंकैया नायडू ने कहा था। वेंकैया नायडू भी 6 महीना हमारे प्रभारी रहे, और उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी मेरे जो महामंत्री थे वो आंध्र प्रदेश में महामंत्री होंगे, आप यूपी में महामंत्री होंगे। किशन रेड्डी को महामंत्री बनाया गया आंध्र प्रदेश में, लेकिन मुझे यूपी में कहीं नहीं रखा गया और बिल्कुल संगठन से किनारे कर दिया गया। तो किसने साजिश की आपके साथ उस वक्त? ये
उस समय कौन कौन लोग थे, मैं कुशाभाऊ ठाकरे जी से मिला, आडवाणी जी से मिला। ठाकरे जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तुम आडवाणी जी से मिलो। आडवाणी जी से मिले तो उन्होंने कहा कि ठाकरे जी से, बंगारू लक्ष्मण से मिलिए, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बन गए हैं। बंगारू लक्ष्मण से मिला तो वो कहते थे रामाशीष जी आपसे उत्तर प्रदेश वाले नाराज़ हैं, क्यों नाराज़ हैं। तो ये सारा आपस में एक दूसरे के ऊपर डालते रहे लोग, और मैं चुपचाप 2 साल तक इंतज़ार किया। 2002 में जब मैं टिकट मांगा तो टिकट नहीं मिला, लेकिन विधान परिषद का कार्यकाल 1 साल बचा था। हम और मनोज सिन्हा और कृष्णानंद राय दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिले। वो राष्ट्रीय महामंत्री थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। तो मनोज सिन्हा ने कहा कि रामाशीष जी सीनियर हैं, इन्हें मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, और इनके एमएलसी होने के नाते कोई दिक्कत हो तो कृष्णानंद राय को राज्य मंत्री, उप मंत्री कुछ भी बना देंगे तो इनकी सुरक्षा हो जाएगी। तो राजनाथ सिंह ने कुर्सी से आकर हम लोगों के पास बैठ गए, कहे कि मनोज जी हम नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक दिन भी चले, ये रोज़ बीजेपी के 1 लाख वोट नुकसान कर रही है। तब गठबंधन था, मायावती मुख्यमंत्री थी, कि मायावती जो है सामान्य वर्ग पर इस तरह से इतने उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है, अनुसूचित जाति के एक्ट लगाए जा रहे हैं, उससे बीजेपी का वोट भाग रहा है। ये आप लोगों से कहा उन्होंने हम लोगों से कहा, और फिर हमारे तरफ मुखातिब होकर ऐसे बगल में थे कि भाई रामाशीष जी भाजपा बचाइए, भाजपा बचेगी तो आगे राजनीति करने के बड़े अवसर होंगे। आया, हमने यहाँ 11 अक्टूबर जयप्रकाश जी जयंती थी, मीटिंग बुलाया, गंगा भगत सिंह जी और अवधपाल यादव सहित तमाम सारे लोग आए, 16 लोग आए, और भाजपा बचाओ समिति बनाया गया। अगले ही दिन मुझे पार्टी ने निलंबित कर दिया, कोई पूछा नहीं। हम लोग चाहते थे कि बीजेपी बाहर से समर्थन दे और सरकार पर अपना नियंत्रण रखे, लेकिन ये बात सुनी नहीं गई और हम ही को पार्टी से बाहर कर दिया गया। दुख नहीं हुआ तब? दुख हुआ, दुख तो होता ही है। जब पार्टी में बचपन से गांव-गांव कमल बनाते थे और गांव-गांव नारा लिखते थे अटल बिहारी वाजपेयी का, तो दुख तो होता ही है। तो आज आपके बहुत सारे साथी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उन्हें जब आप देखते हैं और खुद को देखते हैं। मैं जब बने थे मंत्री तो मैं बधाई दिया था। मैं, किशन रेड्डी मेरे महामंत्री थे, आज भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं। ओम बिरला मेरे उपाध्यक्ष थे, जॉर्ज कुरियन मेरे उपाध्यक्ष थे, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर थे। शाहनवाज हुसैन मेरे सेक्रेटरी थे, गिरिराज सिंह मेरे कार्यकारिणी में थे। तमाम सारे लोग हैं, जा कर के शपथ लिए थे तो मैं बधाई भी दिया था उस समय। लेकिन अब है, जिसके जो परिस्थितियां हैं, भाग्य है, अलग अलग सबका अपना अपना भाग्य है। मोदी जी से कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी? मोदी जी से मुलाकात एक बार कुशीनगर में हुई। उन्होंने मेरा बाँह पकड़ लिया था, पूछा कहाँ हो, तो उस समय मैं बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी में था। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 1000 की कार्यकारिणी है, उसमें मेरा भी नाम है। उन्होंने केवल ऐसे सर हिलाया, कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं। देवरिया में भी एक बार मुलाकात हुई। वैसे उनसे मिलने के लिए कई बार प्रयास किया, अमित शाह से भी मिलने का प्रयास किया, उनको पत्र भी लिखा, 1 आध पत्रों का जवाब भी अमित शाह ने दिया है, लेकिन उन लोगों ने कभी कोई बातचीत नहीं किया। पार्टी अगर फिर से बुलाए, जाएंगे आप? नहीं, आज की स्थितियां बदली हुई हैं, वो पार्टी नहीं रह गई, और आज जो परिस्थितियां हैं उसमें देश में एक नए वातावरण की, एक नए रिफॉर्म की ज़रूरत है, एक नए तंत्र को खड़ा करने की ज़रूरत है। लोगों में जो लोकतंत्र के प्रति भरोसा कम हुआ है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, उसे बहाल करने की ज़रूरत है, इसलिए उसके लिए काम करेंगे। आरएलडी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपको टिकट चाहिए, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से आपकी बातचीत हो गई, इसलिए आप इस तरह की बातें कह रहे हैं और पार्टी आपने छोड़ी है। नहीं, अभी मेरी तो किसी से बात नहीं हुई, कभी किसी दल से बात ही नहीं किया। अभी मेरे दिमाग में है कि आरएलडी से हटेंगे तो एक नए सिरे से नया तंत्र खड़ा करेंगे। देश में इसकी मांग है, परिस्थितियां इसकी तरफ इशारा कर रही है कि देश में एक नया तंत्र खड़ा होना चाहिए, एक नया राजनीतिक स्वरूप बनना चाहिए, उसके लिए काम करेंगे। अखिलेश यादव ऑफर देंगे, बुलाएंगे समाजवादी पार्टी में, तो वहाँ जाके साइकिल चलाएंगे? नहीं, साइकिल तो हम रोज़ चलाते हैं, और साइकिल पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा परिवर्तन के लिए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और वर्तमान जो सिचुएशन है इसे बदलने के लिए, आमूलचूल परिवर्तन देश में लाने के लिए, इसके लिए काम किया जाएगा। और देखा जाएगा, चुनाव आएगा तो
किसके साथ क्या समझौता होता है, क्या पाला बनता है। मेरा एक सवाल ये है कि आरएलडी जो है वो यूपी में अभी बीजेपी के साथ है, 30, 35, 36 सीटें वो कह रहे हैं, अभी जो पार्टी के भीतर चर्चा है कि उतनी सीटों पर वो लड़ना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप बात कह रहे हैं कि वो अब मंत्री हो गए हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं जयंत चौधरी, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी में विलय तो नहीं हो जाएगा आरएलडी का? देखिए, बीजेपी तो दबाव छोटे छोटे दलों पर डाल ही रही है कि पार्टी में विलय करिए। वो बीजेपी का एक पुराना तरीका है और कई दलों पर दबाव डाल रहे हैं कि विलय करिए, भारी दबाव है। आपसे इस विषय में कोई चर्चा हुई थी? मेरे साथ कोई चर्चा नहीं हुई। केसी त्यागी के आने से तो यह आपकी नाराज़गी नहीं है कि उनको अध्यक्ष बना दिया? केसी त्यागी जी तो अपने लड़के के टिकट के लिए आए हैं और केसी त्यागी जी की उम्र 82 साल हो गई है। वो आरएलडी के लिए क्या करेंगे, अपने लड़के को स्थापित करने के लिए आए हैं, उसके लिए टिकट उनको चाहिए। लेकिन इससे क्या आपको लग रहा है, आरएलडी में आप रहे हैं, पार्टी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया यूपी जैसे प्रदेश की, अब खैर आपने इस्तीफा दे दिया है, क्या एक मैसेज आप जयंत चौधरी को देना चाहेंगे? क्योंकि आप चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं, अजीत सिंह की बात कर रहे हैं, उस पार्टी के लिए क्या एक मैसेज जयंत चौधरी को देंगे आप? भाई देखिए, जयंत चौधरी जी को कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं का जो छोटे छोटे भी काम आते हैं, समस्याएं आती है, उसका समाधान करना चाहिए, उसका काम करना चाहिए। और केवल सत्ता में बने रहने का, अगर उतने तक सीमित रहना है तो सत्ता कितने दिन की है? आज एनडीए की सरकार है, कल हो सकता है कि न रहे, विपक्ष में बैठना पड़ेगा। तो वही कार्यकर्ता के पास जाएंगे, कार्यकर्ता पूछेगा कि आप सत्ता में थे तो सुने नहीं। तो लोगों के काम को डिलीवर करना ज़रूरी है और किसान और जवान यही राष्ट्रीय लोकदल का मुख्य बेस रहा है, आधार रहा है। चौधरी साहब ने इसके लिए तमाम पार्टियां तोड़ी, बनाई, सरकारें तोड़ी और बनाई हैं। इसलिए चौधरी अजीत सिंह ने भी तोड़ा है। अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई, किसानों के साथ अन्याय हुआ, जवानों के साथ अन्याय हुआ, चौधरी अजीत सिंह ने पार्टी तोड़ दिया, संबंध तोड़ लिया, गठबंधन तोड़ दिया। तो जयंत जी को इस अपनी विरासत को स्मरण करते हुए अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से काम करना चाहिए। तो जयंत चौधरी ने भी तो गठबंधन तोड़ दिया। जिस समाजवादी पार्टी के भरोसे वो राज्यसभा पहुंचे, राज्यसभा तो बरकरार है, लेकिन गठबंधन तो सपा के साथ तोड़ ही दिया उन्होंने। हाँ, वो परिस्थितियाँ पता नहीं कैसी निर्मित हुई, क्योंकि हम लोगों से किसी से सलाह नहीं हुआ था, न किसी को कोई जानकारी थी। हमको तो राहुल गांधी के स्वागत करने के लिए बनारस भेजा गया था कि, और मैं बनारस में गया था कि राहुल गांधी की पदयात्रा का स्वागत करेंगे। लेकिन जब मैं अखबार के लोगों से बात करने के लिए उन्हें बुलाया तो एक अखबार वाले ने कहा कि आपके नेता तो चले गए उसमें, भारत बीजेपी एनडीए के साथ चले गए। फिर वो मीटिंग, वो पत्रकार वार्ता कैंसिल की गई। फिर मैं वहाँ से वापस आया। तो ये एक दोष है जो एकल दल है ना, एक आदमी संचालित करता है, वन मैन शो, जहाँ वो मैन शो है, वन मैन शो है, वहाँ किसी से कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, न कोई कलेक्टिव लीडरशिप है, न कोई डिस्कशन होता है। तो वो उसका खामियाजा दल को भी भुगतना पड़ता है और नेतृत्व को भी और नेता को भी भुगतना पड़ता है। ऐसी पार्टियों का फ्यूचर लंबा नहीं है, ऐसी पार्टियों का भविष्य लंबा नहीं है। लेकिन जो राज्यसभा अखिलेश यादव ने भेजी, आपको लगता नहीं कि उन्हें इस राज्यसभा छोड़ देनी चाहिए थी? जब बीजेपी के साथ आ गए तो बीजेपी कहीं ना कहीं से राज्यसभा भेज देती। ठीक बात है, ये बात ये तो उनके विवेक पर था। और यहाँ उदाहरण है, आचार्य नरेंद्र देव जब रिजाइन किए थे अपने 12 सदस्यों को लेकर के, जब वो हटे तो उन्होंने 12 लोगों की सदस्यता को भी तिलांजलि दे दिया था। तो इस प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं ने बड़ा आदर्श उपस्थित किया है कि जब जिस पार्टी को छोड़े तो उनकी सदस्यता को भी तिलांजलि दे दिया कि हम चुनाव में जाएंगे अपने साथियों के साथ, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो इसी विधानसभा में अलग कुटिया बनाएंगे। ये आचार्य नरेंद्र देव ने कहा था और अपने 12 सदस्यों का इस्तीफा दे दिया। तो बड़ा शानदार परंपरा रही है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में। लेकिन आज के राजनीतिकों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। सत्ता का मोह ज़्यादा है। हाँ, आज व्यक्ति जो है के सामने सत्ता प्रमुख हो गई है, सारे आदर्श गौण हो गए। तो यह आपने सुना, क्या कहना है आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे जिन्होंने इस्तीफा दिया है रामाशीष राय जी का। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरएलडी में
जो पुराना उसका नेचर था, चाहे किसानों का मुद्दा हो, जवानों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर पार्टी संघर्ष करती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम सारे जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने कई बार रामाशीष राय से कहा कि भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन मुद्दों में भी इंटरवीन करना चाहिए। सुनवाई नहीं हो रही थी और इन्हीं सारी चीज़ों से दुखी होकर उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, न्यूज़ लीडर, लखनऊ।